Good morning, my dear students. Till last video, we have completed our preparation method of haloalkanes and haloarenes. We were discussing about the chapter of class 12 haloalkanes and haloarenes. We have completed till last video the topic preparation of haloalkanes and haloarenes. After that, we have to discuss the most important topic of this chapter, the physical properties. We are moving towards the properties of the haloalkanes and haloarenes. First of all, we will discuss about the physical property. After that, we will discuss about the chemical property. Okay, so let's move with the topic physical properties. The physical properties means haloalkanes आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या होती हैं उस बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो वी हैव टू डिस्कस नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज. द फर्स्ट वन इज the color of the haloalkanes. Color, first of all we will discuss about the color of haloalkanes and haloarenes. haloalkanes और haloalkanes arenes के कलर के बारे में हमें डिस्कस करना है. So I would say here all the haloalkanes are कलरलेस. कैसे होते हैं बच्चों? कलरलेस होते हैं आपके हेलोएल्केन्स. हेलोएल्केन्स आपके कलरलेस होते हैं बट सम ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स impart color when they exposed in light. बच्चों आपके सारे हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स कैसे होते हैं? दे आर कलरलेस होते हैं, लेकिन कुछ ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स होते हैं. मतलब ब्रोमाइड मीन्स मान लीजिए आपका ये है CH3I, दिस इज आयोडाइड. इसी तरह से आपका कोई है CH3 ब्रोमाइड. इस तरह के कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपका कलर इम्पार्ट करते हैं जब उनको वो लाइट के एक्सपोजर में आते हैं. जब वो लाइट में आते हैं तो कलर इम्पार्ट करते हैं. इसके बाद हमें डिस्कस करना है सेकंड प्रॉपर्टी. अवर सेकंड प्रॉपर्टी इज स्मेल. मतलब इनका स्मेल कैसा होता है, इनका ऑर्डर कैसा होता है, इनका स्मेल कैसा होता है. तो आई वुड से ऑल वोलेटाइल हैलाइड्स या हेलोएल्केन्स आर स्वीट स्मेलिंग. कैसे होते हैं बच्चों? स्वीट स्मेलिंग होते हैं. मतलब जो हमारे जितने भी वोलेटाइल हेलोएल्केन्स हैं वो आपके स्वीट स्मेलिंग होती है. इनकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट स्मेल होती है. मतलब स्मेल जो इनकी मीठी स्मेल होती है, मतलब फ्रूटी स्मेल, या मैं कह सकता हूँ स्वीट की तरह इनकी स्मेल होती है. तो ऑल वोलेटाइल हैलाइड्स आपके कैसे होते हैं? स्वीट स्मेलिंग होते हैं. एंड द थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज फिजिकल स्टेट. इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है? फिजिकल स्टेट ऑफ द हेलोएल्केन्स. इस पॉइंट में हमें डिस्कस करना है कि जो हमारे हेलोएल्केन्स होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं. तो हमारे जो हेलोएल्केन्स है ना, उनके लोअर मेंबर्स होते हैं, मतलब ऐसे मेंबर्स जिनमें कार्बन का नंबर कम होता है. लोअर मेंबर्स जो होते हैं, लोअर मेंबर्स आर इन गैसियस स्टेट. कैसे होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं. जो आपके लोअर मेंबर होते हैं बच्चों वो आपके कैसे होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड. उसी तरह से मान लीजिए मेरे पास मिथाइल क्लोराइड. उसी तरह से मान लीजिए मेरे पास इथाइल क्लोराइड. उसी तरह से है इथाइल ब्रोमाइड. मतलब कार्बन का नंबर जिसमें कम होगा वो आपके कैसे होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं. लेकिन हायर मेंबर्स
हायर मेंबर्स आर इन लिक्विड स्टेट, या तो वो लिक्विड स्टेट में होते हैं या फिर सॉलिड स्टेट में होते हैं। मतलब बच्चों जो आपके हायर मेंबर्स हैं वो या तो आपके गैसियस लिक्विड स्टेट में होंगे या फिर सॉलिड स्टेट में होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मैं इधर लिख देता हूं। एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 CH2 Cl, दिस इज हायर मेंबर। ये मतलब कार्बन का नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है उनकी फिजिकल स्टेट भी आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती, चेंज होती चली जाती है, वो लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट में आते चले जाते हैं। अब बच्चों इसके पीछे रीजन क्या है? देखो बच्चों क्या होता है, जैसे जैसे देखो आपके जो हेलो एल्केन्स हैं उसमें वीक फोर्सेस काम कर रहे हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम कर रहे हैं, और वो फोर्सेस कौन से हैं? तो लंदन फोर्सेस या फिर हम उनको बोल सकते हैं वॉन डेर वाल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन डेर वाल फोर्सेस भी इंक्रीज होगा। तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होते होते पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके पास आते चले जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पास आते चले जाएंगे। तो पास आएंगे तो उनकी फिजिकल स्टेट भी क्या होगी, चेंज होगी। जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स थे दीज आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो दूर थे एक दूसरे से, लेकिन जैसे ही जैसे उनमें वॉन डेर वाल फोर्सेस इंक्रीज हुए, उनमें अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़े, वो एक दूसरे के करीब आने लगे और कॉम्पैक्ट हो गए, उनकी शेप, उनका जो फिजिकल स्टेट है वो गैसेस स्टेट से आपका सॉलिड या लिक्विड में आ गया। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास है C4H9Cl, मतलब आपका ब्यूटाइल क्लोराइड, आपका क्लोरोब्यूटेन है या ब्यूटाइल क्लोराइड है, क्लोरोप्रोपेन है। इस तरह के जो आपके हायर मेंबर्स होते हैं, मतलब 5 6 7 8 9 10 11 12 15 कार्बन वाले जो आपके हेलो एल्केन्स होंगे वो बच्चों हमारे कैसे होते हैं, हमेशा लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में रहते हैं। तो रीजन आपको समझ में आता है कि ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ वॉन डेर वाल फोर्सेस, वॉन डेर वाल फोर्सेस के इंक्रीज होने की वजह से इनकी शेप फिजिकल स्टेट लिक्विड या गैसियस स्टेट में आ जाती है। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे कवर कर ली है। एक हमने कलर कवर कर लिया, स्मेल एंड फिजिकल स्टेट यहाँ पर हमने देख लिया। बच्चों इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर 1 मिनट के लिए आप और इसको नोट कर लीजिए। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी द फोर्थ वन इज डेंसिटी। नेक्स्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है डेंसिटी। सपोज वी आर हैविंग फ्लोराइड्स, हमारे पास फ्लोराइड्स हैं, क्लोराइड्स हैं, ब्रोमाइड्स हैं, एंड वी आर हैविंग ऑल्सो आयोडाइड्स। हमारे पे 3 तरह के कंपाउंड्स हैं, मतलब 4 टाइप के कंपाउंड्स हैं, सारे या तो फ्लोराइड्स हैं, क्लोराइड्स हैं, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड है। अगर मैं बात करूं इनमें तो डेंसिटी सबसे कम होती है फ्लोराइड्स की, फ्लोराइड्स की डेंसिटी सबसे कम, उससे ज़्यादा क्लोराइड्स की, देन ब्रोमाइड्स की एंड देन आयोडाइड्स की। तो आयोडाइड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। डेंसिटी बढ़ने का रीज़न सेम रीज़न है, साइज के, हैलोजन एटम के साइज बढ़ने से आपका वॉन डेर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है, जिस वजह से मॉलिक्यूल्स पास आते चले जाते हैं और डेंसिटी वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। सपोज वी आर हैविंग एग्जाम्पल, हमारे पास है NC3H7 फ्लोराइड, NC3H7 क्लोराइड्स, NC3H7 ब्रोमाइड, NC3H7 आयोडाइड। ये आपकी 4 टाइप के कंपाउंड्स हैं, 4 डिफरेंट टाइप के आपके हेलो एल्केन्स हैं। तो इनमें अगर हमें डेंसिटी का कंपेयर करना है तो सबसे ज़्यादा आयोडीन की कंपाउंड्स की, आइडोप्रोपेन की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी, देन ब्रोमोप्रोपेन की, देन क्लोरोप्रोपेन एंड देन लास्ट में आता है आपका
फ्लोरोप्रोपेन, मतलब फ्लोराइड्स की डेंसिटी सबसे कम होती है, आयोडाइड्स की कम डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, वहाँ पर वॉन्डरबॉल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है हमारे पास, मान लीजिए है CH3I। अगर हमारे पास सेम हेलो एल्केन्स हैं, सेम हेलो एल्केन्स दिए हुए हैं, मान लीजिए हमारे पास CH3 दूसरा कंपाउंड है CH3CH2I, तीसरा कंपाउंड है CH3CH2CH2I, फोर्थ कंपाउंड है CH3CH2CH2CH2I। ये 3 कंपाउंड, 4 कंपाउंड्स हैं हमारे पास। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होता है किसी भी हेलो एल्केन्स में, जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होता है उनकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। सेम हेलो ग्रुप लगा हुआ है बट कार्बन नंबर डिफरेंट है, तो वहाँ पर डेंसिटी कम कार्बन नंबर वाले की ज़्यादा होगी, ज़्यादा कार्बन नंबर वाले कंपाउंड्स की डेंसिटी कम होगी। तो एज द कार्बन नंबर इंक्रीजेस, as the carbon number increases with the same halogen group, the density decreases, density decreases, density क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास कार्बन का नंबर सेम है बट हेलोजन का नंबर चेंज हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास है CH3Cl, दूसरा कंपाउंड है CH2Cl2, CHCl3, and the fourth one is CCl4. These 4 compounds I am having, so which one will have the more density? Those haloalkanes will have the more density where the number of halogen atom will be more. So here we can see this compound is having 4 chlorine atom and this one is having 1 chlorine atom. So the most dense compound will be CCl4, then CHCl3, then CH2Cl2, then CH3Cl. तो most dense compound will be कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सबसे ज़्यादा डेंस कंपाउंड आपका कौन सा होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो क्लोरीन या मैं कहूँ हेलोजन के नंबर इंक्रीज होने पर डेंसिटी आपकी इंक्रीज होती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करने चल रहे हैं। द फिफ्थ वन इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों क्वेश्चन यहीं से बनता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। तो पहली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का द फर्स्ट कंडीशन इज द haloalkanes have more MP and BP, means melting point and melting point, than hydrocarbons of comparable molecular mass, comparable molecular mass। यस, कंपेरेबल मॉलिकुलर मास के हेलो एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कैसा होगा, ज़्यादा होगा। सपोज मेरे पास एक ये है CH3Cl और इसका मॉलिकुलर मास आप मेजर कर लीजिए 12, 315 एंड 35.15 प्लस 35.5, ये आपका हो जाता है अराउंड 50.5। इसी से कोई कंपेरेबल मॉलिकुलर मास में ले लूँ, मॉलिकुलर मास का अगर कोई मैं हेलो एल्केन हाइड्रोकार्बन ले लूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया CH3 CH2 CH3, 12 3 36 36 एंड 5
41 एंड 3 44, यहाँ पर कितना आता है 44। तो अराउंड वी कैन से कि कंपेरेबल है, मतलब नियरेस्ट है। तो मैं अगर इन दोनों की कंपेयर करूं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, सो द हाइड्रोकार्बन विल हैव द मोर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों हेलो एल्केन्स का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। रीजन यहां पर है कि जो आपका हाइड्रोकार्बन है, जो बच्चों हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें अगर देखूं कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, तो उनमें केवल आपका वर्क करता है वंडरवॉल फोर्सेस वर्क करते हैं, जो कि बहुत वीक फोर्सेस होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में केवल ये वर्क करता है वंडरवॉल फोर्सेस, और इनको मैं लंडन फोर्सेस भी बोल सकता हूं। लेकिन भाई अगर मैं हेलो एल्केन्स की बात करूं, हेलो एल्केन्स में बच्चों, हेलो एल्केन्स में वॉन्डरवॉल तो वर्क कर ही रहा है, वॉन्डरवॉल के साथ साथ आपका यहाँ पर डाइपोल इंटरेक्शन भी वर्क करता है। डाइपोल इंटरेक्शन भी वर्क करता है। जब डाइपोल इंटरेक्शन वर्क करेगा तो इनके बीच में फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो गए। फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो उसको तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने की पड़ेगी मीन्स इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो डाइपोल इंटरेक्शन भी यहाँ पर वर्क करता है। दैट इज वाई हेलो एल्केन्स आर हैविंग ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। ओके, नोट इट डाउन। रफ कर दूं बेटा इसे, चलो मैं रफ कर देता हूं। और मैं लिख सकता हूं ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ हेलो ग्रुप। अगर हेलो ग्रुप का बच्चों साइज इंक्रीज हो रहा है, हेलो ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज करता है। सपोज हमारे पास कंपाउंड है Ri, सेम आर ग्रुप के लिए मैं बात कर रहा हूं। इफ द ग्रुप R इज द सेम, मतलब एल्किल ग्रुप आपका अगर सेम है, Ri है आपके पास मीन्स आयोडाइड कंपाउंड है आपके पास। इसके बाद आ जाता है RBr, इसके बाद आपके पास है RCl और एक तरफ है आपके पास RF। तो मैं अगर कहूं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का कंपेयर करूं तो आपका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आयोडीड कंपाउंड का होगा, उसके बाद ब्रोमाइड का होगा, उसके बाद क्लोरो का होगा, क्लोराइड का होगा, उसके बाद आपका फ्लोराइड का होगा। बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वही बात, साइज बढ़ने पर, हैलोजन एटम के साइज बढ़ने पर मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होता है। दैट इज बाई फोर्सेस इनके बीच में ज़्यादा लगने लगते हैं और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखूं मैं इसका। अगर मान लीजिए मेरे पास है CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3 फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट आइडो कंपाउंड का, देन ब्रोमाइड का, देन क्लोरीन का। तो दिस वाज ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ द हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप के साइज बढ़ने पर हैलो एल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में हमने बात की। चलो बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में। इसी में आता है आपका on increasing हैलोजन ग्रुप। हेलो ग्रुप किसी कंपाउंड में किसी सेम कार्बन का नंबर सेम है लेकिन हेलो ग्रुप्स इंक्रीज हो रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। मीन्स अगर कार्बन का नंबर सेम है बट बच्चों हेलो ग्रुप्स का नंबर बदल रहा है, हैलोजन ग्रुप
एक कंपाउंड में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हैलोजन तो मेल्टिंग पॉइंट भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारे पास है CH3Cl, दूसरा कंपाउंड है CH2Cl2, दूसरा तीसरा कंपाउंड है CHCl3, मीन्स हम हाइड्रोजन रिप्लेस करते जा रहे हैं क्लोरीन से, CCl4. So the melting point will be of carbon tetrachloride will be highest than CHCl3 than CH2Cl. This would be the order of melting point and boiling point. Melting point and boiling point will increase in this order. I hope ये आपको समझ में आया होगा. The next point in the same property, melting point and boiling point. बच्चों इतना डिटेल में आई थिंक आपको किसी ने अभी तक यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया होगा जितना डिटेल में आपसे मैं बात कर रहा हूँ. तीसरा फोर्थ पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का, ऑन इंक्रीजिंग कार्बन नंबर या नंबर ऑफ कार्बन, ऐसे लिखो, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ carbon atom, on increasing number of carbon atom, melting point and boiling point also increases. बच्चों जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है. ऐसा क्यों होता है अभी हम बात करेंगे. मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH3Cl, दूसरा कंपाउंड है CH3CH2Cl एंड द थर्ड कंपाउंड इज CH3CH2CH2Cl. द थर्ड कंपाउंड इज दैट एंड द फोर्थ कंपाउंड इज CH3CH2CH2CH2Cl. ये आपका फोर्थ कंपाउंड है. तो बच्चों कार्बन का नंबर इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है. भाई एक कार्बन, इसका मॉलिक्यूलर मास इससे कम होगा, इससे कम इसका होगा, इससे कम इसका होगा, इससे कम इससे होगा. तो आई कैन से एज द मॉलिक्यूलर मास, एक मिनट बेटा थोड़ा सा मैं दूसरी तरह से लिखता हूं. मेल्टिंग पॉइंट and boiling point is directly proportional to molecular mass. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं आपके मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो इन कंपाउंड्स में हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास आपका कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है या कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है. सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी आपके क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका होगा, देन इसका, देन इसका. तो ऑन इंक्रीजिंग द कार्बन नंबर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, दैट इज बाय मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज होता है. इसी के बाद आपका फिफ्थ पॉइंट आता है ऑन ब्रांचिंग. MP मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड BP मीन्स बॉइलिंग पॉइंट decreases. मतलब यहां पर मैं ब्रांचिंग भी कह सकता हूं या फिर मैं कह दूं कि आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स जो होते हैं, मतलब कार्बन का नंबर सेम है लेकिन आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मींस वहां पर ब्रांचिंग हो जा रही है. तो ब्रांचिंग होने पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा. एग्जांपल देखते हैं हम. मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 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 Br, ब्रोमो ब्यूटेन हमारे पास ये कंपाउंड है. दूसरा कंपाउंड है मान लीजिए हमारे पास CH3 CH CH3 CH2 Br. मान लीजिए नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास CH3 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 एंड ब्रोमीन. तो बच्चों देखो आप आराम से देख सकते हो, आपको दिख रहा है, विजिबल है चीजें. इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, इसमें ब्रांचिंग कम है और इसमें स्ट्रेट N कंपाउंड है, मींस N ब्रोमो ब्यूटेन है बच्चों ये. और ये आपका हो जाता है 2 मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन. ये आपका हो जाता है 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन.
ठीक है, या 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाता है। तो कंपाउंड आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हर केस में आपका कैसा है, सेम है, बट स्ट्रक्चर कैसी है, डिफरेंट है। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, सबसे ज़्यादा डिक्रीज किसका होगा, एन कंपाउंड मींस स्ट्रेट चेन कंपाउंड का होगा, देन उससे कम ब्रांचिंग वालेगा, और सबसे कम किसका होगा, जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग है। बेटा ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया आपका कैसा होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज हो जाते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। जब वंडरवॉल फोर्सेस कम वर्क कर रहे होंगे तो वहाँ पर उस कंपाउंड्स को अलग करना, उन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स को अलग करना क्या होगा, आसान होगा, कम एनर्जी लगा करके ही वो अलग हो जाएंगे। मींस अगर भाई बॉइलिंग पॉइंट बॉईल करते समय में करना क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस को ही तो तोड़ना होता है। तो जब फोर्सेस कम लग रहे हैं तो फोर्सेस को आराम से तोड़ा जा सकता है, मींस उनको जल्दी हम वोलेटाइल या जल्दी हम बॉयल कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक बात सबको समझ में आई होगी। मतलब ब्रांचिंग बढ़ाने पर अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से उस चीज़ के बारे में बता दूंगा। ठीक है, ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मैं लिख सकता हूँ ये ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। सो आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, नोट करते चलिए बेटा, नोट्स लिख जरूर लेना, लिखने पर आपको फायदा होगा, आप इसको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट जरूर करिएगा, सारी चीज़ों को नोट करते चलिए, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी एनसीईआरटी में लिखा है। कॉम्पिटेटिव बेसिस पर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लेक्चर, कंपटीशन में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ हेलो एरीन्स हैं, हम कुछ हेलो एरीन्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हेलो एरीन्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या, हेलो एरीन्स एंड हेलो एरीन्स में के मेल्टिंग पॉइंट्स में क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए हमारे पास 3 हेलो एरीन्स हैं। द फर्स्ट वन इज दैट, हम सभी जानते हैं कि इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो कहलाती है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज मेटा एंड दिस इज पैरा, दिस इज अगेन मेटा एंड दिस इज ऑर्थो। तो ये पोजीशन तो हम पहले भी पिछले कंपाउंड्स, पिछली वीडियोस में भी इस बारे में एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। एक दूसरा हेलो एरीन है आपके पास, मान लीजिए दिस वन, एंड द थर्ड हेलो एरीन वी आर हैविंग, दिस इज दैट। ठीक है, दिस इज आवर ऑर्थो कंपाउंड, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज आवर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज आवर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास 3 हेलो एरीन्स हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। बेटा इनकी अगर बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, मतलब बहुत कम डिफरेंस होता है, किसी का 348 तो किसी का 345, किसी का 351। इस तरह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फिर भी एक छोटा सा अगर डिफरेंस की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा ऑर्थो कंपाउंड का होता है, देन पैरा कंपाउंड का होता है, एंड देन मेटा कंपाउंड का होता है। ठीक है, इसके बाद जो बात करनी है हमें, जहाँ से क्वेश्चन आता है इसमें, वो है आपका मेल्टिंग पॉइंट। बेटा मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हम मेल्ट करते हैं किसी सॉलिड को, मीन्स सॉलिड में बीच में जो आपकी पैकिंग है ना, जिसकी अच्छी पैकिंग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट में हमें क्या करना होता है, किसी चीज़ को मेल्ट कराना होता है, वहाँ पर बॉन्ड फोर्सेस को हमें तोड़ना रहता है। तो फोर्सेस को मतलब जो उनके कंपाउंड्स हैं, उनको मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्या करना रहता है, अलग करना रहता है। तो जितनी अच्छी जिसकी पैकिंग होगी उतना ही अच्छा उसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लग रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से उतना ही ज़्यादा उनका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। पैकिंग किसकी अच्छी होगी, बेटा इस कंपाउंड को देखो, यहाँ पर क्लोरीन आपके 2 पास में है, तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से क्लोरीन, इस कंपाउंड को हम अगर एडजस्ट करेंगे, मान लीजिए इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे, तो दूसरा कंपाउंड अगर हम यहाँ लगाएंगे, दूसरा कंपाउंड अगर हम यहाँ लगाते हैं तो बेटा काफ़ी गैप इनके बीच में
अनकवर्ड रह जाएगा, तो इस वजह से इनकी पैकिंग अच्छी नहीं है। सेम कंडीशन इस कंपाउंड के साथ भी है, लेकिन इस कंपाउंड को आप देखो बेटा, एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है। सिमेट्रिकल कंपाउंड होने की वजह से क्या होगा, अगर हम दूसरा कंपाउंड यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, दूसरा कंपाउंड अगर हम यहाँ लगा देंगे, मतलब दूसरा मॉलिक्यूल इसका हम यहाँ लगा देंगे, तो इसमें स्पेस खराब नहीं हो रहा है, मतलब स्पेस आपका बेकार नहीं जा रहा है। तो पैकिंग आपकी कैसी होगी, इसकी मोर टाइटली होगी, ज़्यादा टाइट होगी। तो जिसकी ज़्यादा टाइट होगी उसकी पैकिंग अच्छी है, पैकिंग अच्छी है तो उनके बीच में मेल्टिंग पॉइंट, उनके बीच में फोर्सेस भी अच्छे वर्क कर रहे होंगे, फोर्सेस अच्छे वर्क करेंगे तो वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट भी आपका कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो आई कैन से द पैरा आइसोमर विल हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड देन मेटा। मेटा में तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट में दोनों ही आपके कैसे होंगे, लीस्ट होंगे मेटा आइसोमर के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज़्यादा होगा, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द कंपाउंड। सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल कंपाउंड होने की वजह से इनकी पैकिंग अच्छी हो जाएगी, इस वजह से बच्चों इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाईएस्ट होता है। ठीक है, दिस वॉज अबाउट हेलो एरीन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आता होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों हमारी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखो बच्चों, यहां पर एक चीज ध्यान दो, ये Rx है हमारा, इस पे पोलैरिटी जनरेट होती है। पोलैरिटी जनरेट होने के बाद भी, पोलैरिटी जनरेट होने के होने के बाद भी इट इज लेस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, या तो लेस सॉल्युबल होता है या फिर इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में या तो ये सॉल्युबल ही नहीं होगा या फिर कम होगा सॉल्युबल, तो बहुत कम सॉल्युबल होगा। वेयर एज इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या होता है बच्चों, डिसॉल्व हो जाता है या सॉल्युबल हो जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एग्जाम्पल आपके मान लीजिए CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में बहुत अच्छे से डिसॉल्व होते हैं। उसी तरह से मान लीजिए आपका कौन सा है, बेंजीन है, बेंजीन में भी ये बहुत अच्छे से डिसॉल्व होते हैं। ऐसा होता क्यों है, ये वाटर में क्यों नहीं डिसॉल्व हो रहा है? तो बच्चों देखो इसके पीछे रीज़न क्या है। वाटर के बीच में आपके एक बहुत अच्छे फोर्सेस वर्क करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्यारा सा अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा वर्क करता है किसमें, वाटर में। तो देखो अगर हमें किसी हेलो एल्केन्स को इसमें मिक्स कराना है, डिसॉल्व करना है, तो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, उन फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये आकर के एडजस्ट हो सकता है। और ये तभी हो सकता है जब ये बॉन्डिंग इनकी में बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है, मतलब जो इनका इनसे बॉन्ड बन रहा होगा उस बॉन्ड के बनने में एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब इनका इनके साथ बॉन्डिंग होती है तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसमें एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है। इसलिए बच्चों इस बॉन्ड को ये तोड़ नहीं पाते, कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को ये तोड़ नहीं पाते और उसमें बीच में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो बात समझ में आई, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच लगने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू RX और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के बीच बनने वाले बॉन्ड के कंपेयर में। दैट इज वाई दे कैन नॉट ब्रेक दिस बॉन्ड, सो दैट दे कैन नॉट डिसॉल्व इन द वाटर। आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद लास्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बच्चों हमारे पास कंपाउंड है CH3F, CH3Cl, CH3 ब्रोमीन, CH3 आयोडीन। ठीक है, मतलब फ्लोरो कंपाउंड है, क्लोरो है, ब्रोमो है एंड आइडो है। एज वी नो दैट डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डेंसिटी, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिस्टेंस बिटवीन द कार्बन एंड फ्लोरीन के बीच में डिस्टेंस कितना है, कार्बन एंड आयोडीन के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब डिस्टेंस ऑफ द बॉन्ड जो कार्बन और
हेलो ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उनका डिस्टेंस क्या है उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस तो ऑर्डर आपका क्या बनना चाहिए था, डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन वाले कंपाउंड का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर मैग्नीट्यूड, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कैसा आएगा, क्यू एंड डी का प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हम सोच सकते हैं, होता ऐसा इसलिए नहीं है। ऑर्डर आपका जो बच्चों, ये ऑर्डर आपका इनकरेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है ना उसका डिस्टेंस बहुत कम है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है। तो इसका बात मानते हैं आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के साथ साथ डिस्टेंस का फैक्टर भी तो काम करना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर बहुत कम है, इसलिए इनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, बहुत कम आएगा। इसलिए आपका फ्लोरीन वाले कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट कम होता है ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन। तो चार्ज, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, मान लीजिए तो इसमें चार्ज, इसका डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, क्लोरो कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। उसके बाद आपका आएगा CH3F का, फिर उसके बाद आएगा आपका CH3Br का, और देन आएगा आपका CH3I का। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द डाइपोल मोमेंट। क्योंकि इसके बाद में क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है तो है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर क्लोरीन का, इस वाले कंपाउंड में कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, यहाँ पर डिस्टेंस कम होता है। तो कम होने की वजह से इसका प्रोडक्ट क्यू एंड डी का प्रोडक्ट जो है इसके केस के कंपैरिजन में कम आता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द डाइपोल मोमेंट। तो दीज वर आवर फिजिकल प्रॉपर्टी। बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए, और जहाँ पर अगर कोई डाउट आता है तो बच्चों आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मैं आपको फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, दोबारा से आपको बताऊँगा, या सेपरेट वीडियो उसके लिए मैं बना दूँगा। लेकिन बच्चों आप उसको लिखते जरूर चलें, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें टू योर फ्रेंड्स, सो दैट दे कैन बी ऑल्सो गेट बेनिफिटेड थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।